नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश अंदाकर और आज हम फिर से केमिस्ट्री के एमसीक्यूज करने वाले हैं। आज के एमसीक्यू में हम लोग कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं? तो वह है तत्व, जो कि हम लोग तत्वों का वर्गीकरण एक चैप्टर पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन हम करेंगे। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है। अगर स्पेसिफाइड वे में आप पढ़ने के लिए जाएं, एक एक करके सभी चीज़ों को पढ़ें, तो हम इसके 2 पार्ट लेकर आएंगे। आज पहला पार्ट लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ, तो इसमें 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग इसके लिए रेडी होंगे। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि आपके जैसे जो स्टूडेंट हैं उन तक ये पहुँच पाए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है केमिस्ट्री के, किसी भी एग्जाम में जब केमिस्ट्री का पोर्शन पूछा जाता है तो उसमें। ठीक है, साथ में ये कहना चाहूँगा कि इसके जो पीडीएफ की डिमांड करते हैं कहाँ पर मिलता है, तो योगेंद्र साहू क्लासेस के ऐप को इंस्टॉल करना है आपको। वहाँ जाएंगे तो मात्र 30 रुपये में सारे साइंस के, जहाँ पर आपको 1000 से प्लस एमसीक्यूज जो वीडियो हम अभी लेकर चल रहे हैं इस सीरीज में, जहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को मिलाकर 1000 प्लस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उन सभी के पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। सेम चीज़ का अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला अगर वीडियो चाहते हो, जिसमें आप बारीकी से हर एक चीज़ों की पर नज़र रखकर पढ़ते हुए आगे बढ़ें, जैसे कि अगर आवर्त सारणी होता क्या है, कैसे इसका आगे प्रोसेस बढ़ा, इसका इतिहास क्या रहा, इतिहास से कैसे पूछा जाता है, पूछ सकता है ना कि न्यूलैंड है, न्यूलैंड ने किस प्रकार के नियम बताए थे, कैसा इसका स्ट्रक्चर रहा था उसके आवर्त सारणी का, डॉबेनियर ने कैसे बताया था, मोस्ले ने कैसे बताया, मैंडलिफ ने कैसे बताया, कैसे वो आवर्त सारणी का अलग अलग दौर पे अलग अलग उसके रूप रहे, ये सारी चीज़ों को भी पूछ सकता है। तो उन चीज़ों को समझते हुए आगे उनमें आने वाले तत्व हैं, उनमें अलग अलग वर्ग है, अलग अलग आवर्त है, तो उन सभी को अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ विथ ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 149 रुपीज़ पे वो कोर्स अवेलेबल है, उसको आप परचेज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, और साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो लैब टेक्नीशियन इसका जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें बहुत ही अच्छा वेटेज है साइंस का, तो उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, वो आप परचेस करके अपनी सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट सीरीज दिलाना जरूरी है, हर अपने वीडियो में मैं बोलता हूँ, उससे आप अपना आत्म मूल्यांकन करते हैं। तो वो अगर करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज दिलाना चाहते हैं, तो मात्र 99 रुपये में वो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप लोग उसको परचेस कीजिए और अपनी तैयारियों को परखिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जाम डेट आने से पहले अपनी तैयारी को परख रहा है, उस टाइम पर आपको उतना मौका नहीं मिल पाएगा कि आपकी जो कमियां रहेंगी उसको सुधारे, तो अभी से सुधारते चलिए। ठीक, अब हम इसको पढ़ेंगे। और इसके पहले मैं बता देना चाहूँगा कि आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए चैनल को, ताकि इसी प्रकार के अगर लगातार जो वीडियोस डल रहे हैं उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएं और दूसरे से आप लोग अहेड रहें, क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स रहते हैं उनको सबसे पहले इसके नोटिफिकेशंस पहुंच जाते हैं जैसे वीडियो अपलोड होता है, तो उसका फायदा आप लोग को मिलना चाहिए, हम चाहते हैं। अब पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तो आवर्त क्या होता है? पीरियोडिक टेबल को सभी ने देखा होगा किसी न किसी दौरान, कहीं ना कहीं अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी पीरियोडिक टेबल देखा होता है। वो जो पीरियोडिक टेबल होता है कौन सा है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो न्यूलैंड ने आया था वो पुराना है। ठीक है, तो न्यूलैंड के बारे में बोल रहा है कि आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व किसके जैसा दिखता था। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूलैंड का क्या नियम होता है। तो न्यूलैंड ने एक नियम लाया था जिसको अष्टक नियम बोलते थे। उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो पहला तत्व का गुण है वो सिमिलरली 8वें तत्व के जैसे दिखेगा। ठीक है, अगर पहला तत्व जैसे हाइड्रोजन है तो उसमें जो 8वां तत्व ऑक्सीजन है, ठीक है, इन दोनों का क्या हो जाएगा? सेम टू सेम दिखेगा। क्या चीज? जो भी गुण इन लोग रखते हैं, ये उसका कहना था। ठीक है, तो इसी के आधार पर पूछ रखा था कि जो 10वां तत्व है वो किसके जैसा बिहेव करेगा। तो जब 8वां पहले के जैसा, तो 9वां किसके जैसा? दूसरे के जैसा। ठीक है, उस टाइम तक हीलियम तो आया नहीं था, लिथियम आ गया था। और उसके बाद तीसरा कौन सा है? तो इसमें क्या बोलना चाहिए कि आपका तीसरा जो तत्व रहेगा, जो भी तीसरा तत्व उसने न्यूलैंड ने खोजा था, वो किसके जैसा बिहेव करते हैं? जो तीसरे नंबर में आएगा उसके जैसा। ठीक है, अगर यहाँ पर
नाम को न देखते हुए केवल अंकों से हम करें, क्योंकि अष्टक नियम में 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 नियम दिए थे। सारे गामा प और ध, इस तरीके से जो म्यूजिक के जो 7 वर्ड्स होते हैं उस लेटर के अकॉर्डिंग उसने इसको पिरोया था। और उसके बाद फिर से जो 8वां लेटर आता वो 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां और 14। तो इसमें जो 8वां रहता था ना वो पहले के समान गुण मैच करता था, 9वां दूसरे के समान। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल में आज के दौर में जो देखते हैं 1 से लेकर 7 वो नहीं है ना, क्योंकि वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो इस बात को ध्यान में रखना, जो न्यूलैंड ने दिया था उसके टाइम में 56 लगभग 56 तत्व विद्यमान थे, उसके आधार पर उसने जमाया था। अभी तो 108 है टोटल, तो ये इसके आधार पर इसने जमाया था। तो उसमें जो 10वां तत्व रहता इसके अष्टक नियम के अनुसार से वो तीसरे तत्व के जैसा दिखता, तो तीसरा आपका आंसर होता। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये चीज़। जब आप डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला अगर वीडियो देखना चाहें तो उसमें आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर होता है। उसको अगर मैं एक ही न्यूलैंड के नियम को समझाते रहूँ तो एक ही लेक्चर न्यूलैंड पर हो जाएगा, एक ही मोस्ले पर हो जाएगा, एक ही मैंडलिफ पर हो जाएगा, एक ही आपके जो डॉबनियर है जिसका त्रिक नियम होता है उन सबको समझने में लग जाएगा। ठीक है, तो आप परचेस कर सकते हैं और उसको आसानी से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम ये सीरीज चला रहे हैं जिनको क्या बोलना चाहिए कि केवल ऑब्जेक्टिव सीरीज जिस तरीके से चाहिए होती है उन सभी क्वेश्चंस को हम करते हुए चल रहे हैं। तो उसमें हम लोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में डिटेलिंग में घुसते जाएंगे। फिर न्यूलैंड्स ने के ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स नियम वही है, अष्टक नियम बोला जाता है, के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे। अभी मैंने बताया 56 तत्व उस समय तक मौजूद थे, तो इतना आपको याद रखना है, 56 तत्व न्यूलैंड के समय मौजूद थे और उसने अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड, मैंडलिव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने किसका विकास किया? तो ये तीनों के तीनों किससे संबंधित है? ये तीनों की तीनों किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आवर्त सारणी विषय वस्तु से, क्योंकि न्यूलैंड ने भी अपना आवर्त सारणी लाया, मैंडलिव ने नहीं लाया, मेयर ने नहीं लाया, डॉबनेयर ने भी लाया और मोस्ले ने भी लाया, जिसको हम लोग आज के डेट में आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। तो ये सब क्या आवर्त सारणी विषय वस्तु से संबंधित थे, तो नाम आपका याद रहना चाहिए। फिर अष्टक का नियम केवल ब्लैंक तक लागू था, मतलब किस तत्व तक ये लागू था? तो कैल्शियम वो तत्व है, कैल्शियम, जहां पर आपका अष्टक नियम लागू होता था, जो मैंने बताया 1 से लेकर 7 तक। फिर 8वां पहले के जैसा बिहेव करेगा, उसी प्रकार 8 से 14 जाएगा, 15वां पहले के जैसे बिहेव करेगा। तो ऐसे जब जमाते गए ना तो उसमें कैल्शियम 20वें नंबर पर जो आता है आपका परमाणु क्रमांक, जो आज की डेट में 20वां आता है, यहीं तक सेटिस्फाइड हो पाया ये अष्टक नियम। उसके आगे जब अष्टक नियम में गए तो उसमें पता चला कि 2 परमाणु को एक ही जगह पर रखना पड़ रहा है। एक ही जगह पर कैसे? जैसे पीरियोडिक टेबल में अपना अपना खांचा है ना परमाणुओं का, तो यहीं पर 2 परमाणु को रखना पड़ जा रहा था। तभी क्या हो रहा था कि ये ऊपर वाले जो अष्टक नियम है कि एक जो है 8वें के जैसा 15वें के जैसा बिहेव करने वाले सभी एक साथ रहेंगे, तो वैसे ही क्या हो जा रहा था कि कैल्शियम के बाद जितने भी परमाणु या तत्व आ रहे थे वो सब क्या हो रहे थे कि एक एक खाने में 2-2, कहीं पर 1 कहीं पर 2, इस तरीके से चलते जा रहा था। तो वो अष्टक नियम फेल कर जा रहा था। किसके बाद? तो अष्टक नियम फेल कर जाता है कैल्शियम के बाद। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? कैल्शियम, कि अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक लागू था। इस वजह से फिर इसके भी आवर्त सारणी को हम लोग फेल बताकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर मैंडलिव का आता है, मैंडलिव का पढ़ते हैं, मेयर का पढ़ते हैं, इन सब का पढ़ते हैं। तो ये याद रखना कैल्शियम तक ये लागू था। अष्टक नियम किसने दिया था? बता दिया, 56 उसके समय तक न्यूलैंड के समय पर थे, उन्होंने बताया था। और कैल्शियम परमाणु था जहां तक अष्टक नियम लागू होता था। अष्टक नियम क्या है ये भी बताया ना। अब देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं। तो इससे पहले आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा अगर अम्ल और क्षार वाला, तो हम लोगों ने पढ़ा था एक उभयधर्मी ऑक्साइड। और उभयधर्मी ऑक्साइड में मैंने क्या बोला था? जो भी धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ और क्षार के साथ क्रिया करता है और दोनों के समय क्या बनाएगा? लवण और जल का निर्माण करता है, वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते थे। और धात्विक ऑक्साइड ही उभयधर्मी ऑक्साइड होते थे। उन धात्विक ऑक्साइडों में भी कौन? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है Al2O3, ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। उभयधर्मी क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये ना जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो ये क्षार की तरह बिहेव करता है, क्योंकि अम्ल और क्षार के रिएक्शन के बाद ही लवण प्राप्त होता है। तो अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो क्षार जैसा बिहेव करता है, और जब क्षार के साथ इसकी क्रिया करते हैं तो अम्ल जैसा बिहेव करता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? उभयधर्मी प्रकृति का बोला जाता है। ठीक है, वो वाला वीडियो देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा ये। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सॉरी, काटा नहीं जा सकता है, नहीं पर गौर करना, क्योंकि काटे जाने वाली चीजें क्या होंगी? नरम होंगी, मुलायम होंगी। आपके ऑप्शन में देखो
तो एल्यूमिनियम देखो तो हार्ड होता है, सोडियम नरम होता है, पोटेशियम नरम होता है, लिथियम नरम होता है। ये तीनों को आसानी से आप चाकू से काट सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम को नहीं काट सकते। तो आपका सही आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम, क्योंकि ये हार्ड होता है। एल्यूमिनियम के वायर को आप घर में रखना, उसको चाकू से काट के देखना कट जाएगा क्या? आसानी से नहीं कटता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? हल्के होते हैं, और लिथियम सबसे ज़्यादा हल्की धातु होती है सामान्य अवस्थाओं में। तो ये जो होता है सबसे, इसको आसानी से हम लोग काट सकते हैं चाकू से। ठीक है, तो ये तीनों को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, इतना ध्यान में रखना। किसको नहीं काटेंगे? एल्यूमिनियम को। डॉबेराइनर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया था? अब डॉबेराइनर एक रसायनज्ञ हुए, केमिस्ट्रिस्ट। इनसे पहले, ये किससे पहले थे? न्यूलैंड के पहले। अभी जो न्यूलैंड पढ़ रहे थे उससे पहले ये व्यक्ति आए थे। इन्होंने 3 तत्वों का एक समूह बनाया था और उन्हें क्या नाम दिया था? ट्रायड। ट्रायड या त्रिक बोला जाता है, इसका त्रिक नियम बोला जाता है किसका? डॉबेराइनर का। ये क्या बोलता था कि जो 3 तत्वों का समूह है उनका जब हम लोग परमाणु भार का ऊपर और नीचे वाले का औसत लेते हैं तो मध्य वाले तत्व वाले के परमाणु भार के समान आता है। जैसे लिथियम हो गया, फिर क्या आता है? सोडियम हो गया, फिर आता है पोटेशियम। ऐसे जब हम वर्ग के रूप में देखते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक 3, अप्रोक्सीमेटली परमाणु भार डबल होता है तो 6, इसका कितना होगा? 22, और इसका कितना होगा? 19 दूनी 38। तो इसने बोला कि ऐसे 3 ना तत्वों के समूह हैं जिनके प्रथम और अंतिम 3 का समूह है, तो पहला और आखिरी वाले का जब हम लोग भार का एडिशन करके उसका क्या लेंगे? एवरेज। एवरेज मतलब क्या? दोनों का योग बटे नंबर ऑफ जो भी वैल्यू लिया है। तो 2 लिए थे तो 2, ये कितना हो गया? 44। 44/2 कितना होता है? 22। ये सारी वैल्यू मैंने अप्रॉक्स लिए हैं, एज इट इज नहीं है, पॉइंट में आगे पीछे रहता है बस समझने के लिए, बट इतना ही होता है। ठीक है, तो कितना? 22 आया। तो ये बोलता था कौन? आपके डॉबेराइनर का नियम। तो इसके ये 3 समूह आया, 3 क्या बोलना चाहिए? एलिमेंट्स का समूह आया, इसलिए उसको उसने क्या नाम दिया था? त्रिक समूह या फिर ट्रायड। ठीक है, और ऐसे कितने समूहों की इसने पहचान की थी? तो उसकी संख्या थी केवल 3। पूरे आवर्त सारणी में ऐसे केवल 3 समूह थे जो इसके इस गुण या इस प्रकार के नियम को फॉलो करते थे, इसलिए ये भी फेल कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था भाई? तो परमाणु संख्या के आधार पर, तो आधुनिक आवर्त सारणी में अभी जो हम लोग पढ़ते हैं वही क्या है? परमाणु संख्या के आधार पर। बाकी देखो, डॉबेराइनर ने भी भार के बारे में बात किया था, ऊपर और नीचे के भार का योग बीच वाले के भार के बराबर होता है औसत उसका। ठीक है, न्यूलैंड ये भी भार के अनुसार जमाया था, जब इसने अष्टक नियम दिया वो अष्टक नियम भी क्या था? भार के आधार पर था। मैंडलिफ ने भी भार के, परमाणु भार के आधार पर जमाया था। मोसले था जिसका हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं, इसलिए परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाया है। तो परमाणु क्रमांक के आधार पर किसने जमाया पूछा जाए तो मोजले लिखा है या फिर मोसले नाम आता है, उसने जमाया था। क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया था? अभी मैंने बताया परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, लेकिन द्रव्यमान कैसा? बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में? तो बढ़ते क्रम में। तो इसने बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो भी तत्व है उसको अरेंज किया था। किसने? मेंडलीफ ने। फिर मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी। हाँ, एक बहुत अच्छा इसने काम किया था। जब इसने अपना आवर्त सारणी बताया तो इसने बता दिया था कि जो जो जगह मैंने छोड़ा हुआ है आवर्त सारणी में वहां पर कोई ना कोई पदार्थ आते जाएगा। ठीक है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता दिया था कि ये इस तरीके का बिहेव रखेगा, इसके रासायनिक गुणधर्म इस प्रकार के होंगे। तो उसी को पूछ रहा कि जगह छोड़ी गई थी निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली? जो ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से सबसे बाद में किसको जगह मिली? जो खाली जगह छोड़ा गया था उसमें। तो ऑक्सीजन तो शुरू में मिल चुका था, क्लोरीन भी मिल चुका था, सिलिकॉन भी मिल चुका था। ये जर्मेनियम वैसा पदार्थ है जिसको आवर्त सारणी में, किसके? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली थी। तो ये आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, तो ये ध्यान रखना। फिर मेंडलीफ के आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? मतलब ये ग्रुपिंग बता दिया। अभी मैंने बताया था जर्मेनियम को बाद में जगह मिली, ये जीई है ना, ये सीई दिख रहा है वो जीई है, जर्मेनियम है। तो जर्मेनियम के बारे में बता दिया है। तो अभी आप ऑप्शन देखेंगे तो जर्मेनियम केवल यहीं पर मिल रहा है, तो ऑप्शन ये मार सकते थे आप, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम ये तीनों हैं। ये जो ग्रुपिंग में है, 3-3 की ग्रुपिंग में ऑप्शन दिया है, उसमें स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम ये 3 धातु हैं जिनको बाद में जगह मिली थी। कैल्शियम को मिल चुका था पहले, मैग्नीशियम, सोडियम को इनको मिल चुका था, तो याद रहना चाहिए। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अकृत तत्व होते हैं? ठीक है भाई, देखते हैं इसको। क्या बोला? आधुनिक आवर्त सारणी में जो हम लोग अभी पढ़ते हैं
किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय, अब अक्रिय बोला, ये क्लू आपको दे दिया। अक्रिय तत्व कौन से होते हैं? जो भी अक्रिय गैस हैं, और अक्रिय गैस कहाँ होते हैं? आवर्त सारणी में सबसे आखिरी वाले वर्ग में बोले या ग्रुप में बोले, इंग्लिश में ग्रुप या फिर वर्ग में, ठीक है। तो आखिरी वर्ग कौन सा होता है? 18वें नंबर का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 18वां। और किस तरीके से जान सकते थे? पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जिसने लेक्चर देखा होगा संयोजकता वैलेंसी पर बेस्ड हमने एमसीक्यू किया है, वो समझ जाएंगे कि ऐसा एलिमेंट, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो किसी तत्व के सबसे बाहरी कोश में पाया जाता है, ठीक है, किसी तत्व की परमाणु के सबसे बाहरी कोश में पाया जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जिसमें ये पूर्ण होता है उसका अष्टक पूर्ण होता है और क्या हो जाता है? वो अक्रिय हो जाता है। और वो कौन होते हैं? सारी गैस, अक्रिय गैस जो पढ़ते हैं 18वें वर्ग में वो आते हैं। 17वां क्या है? तो हैलोजन तत्व को बताता है। ये 17वां हैलोजन ग्रुप को, कैल्शियम बोलते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे उसमें आते हैं। अब क्वेश्चन 13वां बोल रहा है संक्रमण तत्व क्या होते हैं? संक्रमण तत्व का मतलब क्या होता है? जो धातु अधातु उसमें मिक्स रूप से काम करते हैं उसमें, ठीक है। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी शेल अधूरे होते हैं, वह तत्व जिनके धातुओं और गैर धातुओं दोनों के गुण होते हैं। सबसे बाहरी शेल 8 में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं, सबसे पहली बात होता तो ये तो अक्रिय हो जाता। वह तत्व जिनके 3 सबसे बाहरी शेल अधूरे होते हैं, तो 3 नहीं होता, इसके सबसे बाहरी शेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर जो बाहरी शेल होते हैं वो क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। तो वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी शेल अधूरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व वाले ग्रुप या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व कौन से ग्रुप में पाए जाते हैं? जैसे एस, पी, डी और एफ हम लोग ग्रुप पढ़ते हैं, तो जो डी ग्रुप आता है आवर्त सारणी में डी, यही संक्रमण तत्व वाले कहलाते हैं, क्योंकि इसके आखिरी के जो कोश रहते हैं ना, 2 कोश, वो अपूर्ण रहते हैं। इसलिए कोश बोल लो, सब शेल बोल लो, वो क्या रहते हैं? अपूर्ण रहते हैं। जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे आप, ग्रुप डी के किसी भी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आपको करना सिखाया है जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला लेक्चर कर रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, तो उसमें आप देखेंगे कि जो फेरस है वो भी ग्रुप डी का तत्व है, डी ब्लॉक में आता है। वो फेरस का ही करके देख लेना आप लोग, उसके आखिरी के 2 उपकक्षक जो रहते हैं ना वो अधूरे रहते हैं, पूरा तरीके से भरा नहीं रहता। फिर देखते हैं आवर्त श्रेणी के समान ग्रुप समूह से संबद्ध तत्वों के अणु में क्या होते हैं? तो अच्छा क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट ये भी है, इससे पहला वाला भी अच्छा था। आवर्त श्रेणी के समान ग्रुप समूह, समान ग्रुप बोल दे रहा, ग्रुप क्या होता है? ये जो लंबे लंबे रहते हैं ना, ये क्या कहलाते हैं? ग्रुप या वर्ग कहलाते हैं। ये जो ऐसे ऐसे रहते हैं इसको रो बोलते हैं, आवर्त, ये आवर्त और ये वर्ग। तो वर्ग या ग्रुप समूह से संबद्ध तत्वों के अणु में क्या होते हैं? तो जब भी देखोगे इस प्रकार के जो ग्रुप रहते हैं, वर्ग रहते हैं, इनमें जो तत्व आते हैं ना, जितने भी तत्व आएंगे, जैसे इसमें पहले में हाइड्रोजन आ गया, लिथियम आ गया, उसके बाद क्या आ जाता है? सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया। इन सभी का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखेंगे तो इन सभी के आखिरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। तो क्या होती है? समान इलेक्ट्रॉन संख्या पाए जाते हैं। जैसे लिथियम ले लो, 3 इसका परमाणु क्रमांक, 2 और 1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम क्या होगा? 11 होता है, तो 2, 8 और 1 का ही होगा। आखिरी कक्षक में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम का 19 होता है, तोड़ लो, 2, 8, 8 और 1, 19, आखिरी में 1। तो इस प्रकार से आप बाकी का भी करके देख लेना, मैंने पहले का बताया है। तो उसमें सभी में क्या होता है? समान इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। अगर स्पीड हो रहा होगा तो स्लो कर लीजिएगा, स्लो करने का भी ऑप्शन आता है यूट्यूब पर, बट मुझे लगता है कि स्पीड तो नहीं हुआ होगा। फिर देखते हैं दिए गए कथनों में, ये हो गया ना, दिए गए कथनों में कौन सा सही है? आपको सही के बारे में जानकारी मिलता है। अभी कैसे पता चलेगा सही है नहीं? तो आप अगर पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़े हुए हो तब आपको जाकर ही समझ में आएगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया, एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख सकते हैं या फिर कोर्स परचेज करके साइंस की अलग से तैयारी आप कर सकते हैं, तो वहाँ से कर लीजिएगा। साथ में ही कमेंट करके बताइए कि क्लासेस कैसी लग रही हैं और किस चैप्टर पर हम लेकर आएँ। वैसे तो मैं सारे चैप्टर्स कवर कराऊंगा, बट आपको लगता है कि एक आध जो चैप्टर आपको टफ लगा हो वहाँ से और क्वेश्चन होने चाहिए जो कि पहले हो चुके हैं, तो उससे बताइएगा, तो और हम वापस से वहाँ से क्वेश्चंस लेकर आएंगे। साथ में ये भी बताना कि जो ये क्लासेस चल रही हैं इसमें और क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी बातों पर गौर किया जाएगा और उसको यहाँ एडमायर भी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? देखो, दूसरे समूह के तत्वों को क्षार धातुएं कहा जाता है। गलत है भाई। दूसरा वाला क्या होता है? क्षारी। दूसरा वाला क्या होता है? क्षारीय मृदा धातु होता है। ये तो गलत है। क्षार धातु पहला वाला होता है। तो पहले समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा कहते हैं, ये भी गलत है। ये उल्टा लिख दिया है, तो दोनों क्या हो गए? गलत। पहले वाला क्या होता है? क्षार धातुएं होती है और दूसरी वाली क्या होती है? क्षारीय मृदा धातुएं होती है।
17वें समूह के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। हाँ सही है, अभी मैंने बताया था। 18वें वाले क्या होते हैं? अक्रिय तत्व होते हैं। 17वें वाले क्या होते हैं? हैलोजन होते हैं। ठीक है, जो ग्रुप पढ़ते हैं हम लोग, वर्ग पढ़ते हैं। तो क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी सही है, ओनली सी। 16वें देखते हैं, एक्टिनाइट की परमाणविक संख्या क्या होती है? तो नंबर आपको याद होने चाहिए कि पी ब्लॉक में कहाँ से कहाँ तक तत्व आते हैं, डी ब्लॉक में कहाँ से आते हैं, या पी ब्लॉक के वर्ग कौन कौन से हैं, डी ब्लॉक के वर्ग कौन कौन से हैं, एफ के कौन कौन से वर्ग हैं। ठीक है, ये सारे आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो एक पीरियोडिक टेबल उठाना, उसको जाकर एक बार रीड कर लेना, तो आसानी से बन जाएगा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक के तत्व डी ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक के तत्व एस ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक के तत्व पी ब्लॉक। ठीक है, फिर हाथ मैंने यहाँ पर एक्टिनाइडों की परमाणुक संख्या के बारे में पूछा, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 90 से लेकर 103 तक होते हैं। 90 से लेकर 103 तक के परमाणुक संख्या वाले क्या होते हैं? एक्टिनाइड कहलाते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक आवर्ती तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद थे? कितने समूह और कितने आवर्त होते हैं? किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में ना, मैंडलीफ के में अलग थे, आधुनिक में अलग है, आधुनिक में संख्याएं अलग है। तो इसमें हम लोगों ने अभी देखा 18 ग्रुप होते हैं, सबसे आखिरी वाला अक्रिय होता है, ये देखा। और आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 7। तो 18 समूह होती है और 7 आवर्त होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इसको समझ नहीं पा रहे तो ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो लंबे लंबे होते हैं इसकी संख्या क्या होती है? 18 ग्रुप। और जो रो वाले होते हैं इनकी संख्याएं कितनी होती हैं? 7। ठीक है, तो ये ग्रुप, ये रो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा गया है? तो धातुएं अभी मैंने बताया क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, तो कम से कम उसी से आपको समझ में आ जाएगा। दोनों के बारे में हमने कहां पढ़ा? पहले रो और दूसरे रो में। तो पहले और दूसरे रो अगर पीरियोडिक टेबल आप देखोगे तो इस आकार का रहता है हमारा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें पहले और दूसरे रो में रखा गया, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो पहले में क्षारीय धातु, दूसरे में क्षारीय मृदा धातु। तो पीरियोडिक टेबल आप जब देखेंगे तो कौन से साइड में आता है? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में मतलब बाएं भाग में। तो कहाँ रखा गया है? बाईं ओर रखा गया है। तो इतना आपको याद रखना है, बाईं ओर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है? तो कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी ही है जो परमाणविक संख्या पर आधारित है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं, मोस्टली के द्वारा दिया गया है। मैंडलीफ तो टोबिनर और ऑक्टेस का न्यूलैंड नियम, ये सब क्या था? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और यहाँ पर ब्लैंक दिया, 2 ब्लैंक में कोई उपधातुएं शामिल नहीं है। अच्छा, किस आवर्त में कोई उपधातुएं शामिल नहीं है? पूरा अभी मैंने जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया था कि इस प्रकार से हमारा आधुनिक आवर्त सारणी दिखता है, तो इसमें पूछा जा रहा है, ये जो आवर्त रहते हैं लंबे लंबे, इन आवर्तों में पूछा जा रहा है, रो में पूछा जा रहा है कि किस रो में उपधातुएं शामिल नहीं होती है, मेटलाइट्स शामिल नहीं होते हैं। तो एक इसमें होते हैं 1 और 7 में। 1 में देखो एक हाइड्रोजन रहता है और इधर हीलियम ही बस रहता है। ठीक है, 7वें में उसी प्रकार से देखोगे तो बाकी आपके जो तत्व रहते हैं उसमें किसी प्रकार की उपधातुएं शामिल नहीं होती हैं। तो 1 और 7 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये टॉप 20 क्वेश्चन थे। इसके एक वीडियो और लेकर मैं आऊँगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेजरली क्वेश्चन 20 अगर क्वेश्चन दिया जा रहा है केमिस्ट्री का, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से कंपलसरी है कि आएगा ही आएगा। तो आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करना और कमेंट भी करना कि आपको कैसा ये सेशन लगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।